हाय गाइस, सब कैसे हो। मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने मगध का उत्कर्ष शुरू कर रखा था और मगध के उत्कर्ष के अंतर्गत हम लोगों ने सभी ने सर्वप्रथम बृहदारथ वंश का अध्ययन किया था और उसके बाद में हम लोगों ने हर्यक वंश को पढ़ा और उसके बाद में नागदशक वंश पढ़ा और आज पढ़ेंगे नंद वंश। गाइस ध्यान देना, मगध में सर्वप्रथम शासन करने वाला या मगध के उत्कर्ष में सर्वप्रथम वंश था तो वो बृहदारथ वंश था। और उसके बाद में मगध का जो वास्तविक उत्कर्ष जिस काल में हुआ वो हर्यक वंश था। और उसके बाद में मगध पर शासन करने वाला अंतिम वंश था तो वो कौन सा था? नंद वंश था। और नंद वंश के बाद में हम आगे का एक अपना नया पार्ट रहेगा जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। और मौर्य वंश के अंतर्गत क्या था कि मौर्यों ने मगध के स्थान से और अपने क्षेत्र को स्थानांतरित किया। कुछ मगध आता उन्हीं के अंतर्गत था लेकिन स्थान को चेंज किया, अपनी राजधानी चेंज की। और मौर्यों की राजधानी कौन सी रही थी? पाटलिपुत्र रही थी। उसके बाद में पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण नगर हो गया था और यहाँ तक जो महत्वपूर्ण नगर था वो राजगृह और गिरिवर जिसको हम कहते हैं वह था। ठीक है, तो चलिए गाइज हम बात करते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश, ठीक है। तो आज का जो अपना पॉइंट है वो नंद वंश का रहेगा और नंद वंश के बाद अपना कुछ एक ईरानी और उसके बाद में यूनानी आक्रमणों की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नंद वंश था तो नंद वंश का जो प्रथम शासक था या नंद वंश की जो स्थापना करने वाला शासक था तो वह था महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। यानी नंद वंश की स्थापना किसने की थी? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? महापद्म नंद था। और नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भी यही था। ठीक है, तो नंद वंश का संस्थापक भी था, ये संस्थापक था, स्थापना इसी ने की थी, शक्तिशाली शासक था, पावरफुल शासक था ये नंद वंश का। और इसको पुराणों में यानी महापद्म नंद को पुराणों में सर्वक्षंत्रातक कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है इसको? पुराणों में कहा गया है सर्वक्षत्रांतक, सर्वक्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का विनाश करने वाला, क्षत्रियों का विनाश करने वाला। क्योंकि जब उस महापद्म नंद ने अपना शासन प्रारंभ किया था तो इसने लगभग क्षत्रियों को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो क्षत्रियों का विनाश करने वाला कहा गया है, क्षत्रियों का विनाश करने वाला। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। उसके बाद में इसको भार्गव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भार्गव। भार्गव भी कहा जाता है। द्वितीय परशुराम की उपाधि इसी के पास है, द्वितीय परशुराम। द्वितीय परशुराम किसको कहा जाता है? महापद्म नंद को कहा जाता है। ठीक है, इसके पास उपाधियां थी एकराट की, एकराट, एक छत्तर, दूसरी उपाधि थी एक छत्तर, यानी जिसने सभी मगध के क्षेत्रों को एक जगह सम्मिलित करने वाला कौन था? महापद्म नंद था। ठीक है, एक छत्र की उपाधि थी। ये महापद्म नंद था, ये पाणिनि का बहुत अच्छा मित्र था। ठीक है, तो पाणिनि का ये मित्र था, ध्यान देना। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। पाणिनि संस्कृत के महान विद्वानों में था, संस्कृत का एक अच्छा कवि था। ठीक है, तो पाणिनि का ये बहुत अच्छा मित्र था महापद्म नंद। तो पाणिनि के साथ संबंध रखने वाला नंद वंश का शासक था तो कौन था? नंद वंश का शासक था महापद्म नंद। ठीक है, तो पाणिनि का मित्र था ये।
पाणिनि ने कौन सी रचना लिखी थी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी यानी संस्कृत की बुक है अष्टाध्यायी, जिसमें कुल कितने अध्याय है? 8 अध्याय है। कितने अध्याय है? 8 अध्याय है। तो ध्यान देना गाइस एक बार फिर से, महापद्म नंद जो नंद वंश का संस्थापक था, जो संस्थापक भी था और नंद वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। पुराणों में इसको सर्व छंत्रातक यानी क्षत्रियों का विनाश करने वाला भार्गव द्वितीय परशुराम कहा गया है। पुराणों में है ये बात, ध्यान देना। उपाधि, एक राट की उपाधि दी, एक छत्र की उपाधि किसके पास थी? एक राट एक छत्र की उपाधि महापद्म नंद के पास थी। पाणिनि का एक अच्छा मित्र था। पाणिनि ने कौन सी रचना लिखी थी? अष्टाध्यायी लिखी थी। इसी महापद्म नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। किस पर? कलिंग पर। कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग विजय किस नंदवंश के शासक ने की थी? कलिंग विजय महापद्म नंद ने की थी। ठीक है, जो कलिंग में नहर खुदवाने का भी प्रमाण मिलता है, यानी महापद्म नंद ने कलिंग में क्या बनवाई थी? क्या खुदवाई थी? नहर खुदवाई थी। क्या खुदवाई थी? नहर खुदवाई थी। कलिंग में नहर खुदवाने वाला नंदवंश का शासक था महापद्म नंद। ऐसा वर्णन अपने को कहाँ से मिलता है? कौन ये बात कहता है कि इस महापद्म नंद ने कलिंग में नहर खुदवाई थी, नहर बनवाई थी? तो ऐसा वर्णन अपने को हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। अभिलेख, ध्यान देना, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? खारवेल का है। किस शासक का है? खारवेल का। ये भी ध्यान देना, किस शासक का है? खारवेल का है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था, उस समय कलिंग का शासक कौन था? जब महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था, उस समय कलिंग का शासक कौन था? तो कौन था? खारवेल था। कौन था? खारवेल था। और हाथी गुफा अभिलेख किसका है? हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है। और इसी हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष शब्द मिलता है। भारतवर्ष। भारतवर्ष यानी हाथी गुफा अभिलेख में भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? भारतवर्ष शब्द प्रयुक्त किया गया है। कौन सा? भारतवर्ष शब्द प्रयुक्त किया गया है। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में है। ध्यान देना, ठीक है, समझ आई बात? तो यहाँ पर समझना, कलिंग पर विजय करने वाला नंद वंश का शासक था महापद्म नंद। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार, हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार महापद्म नंद ने कलिंग में नहर खुदवाई थी। क्या खुदवाई थी? नहर खुदवाई थी। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक का है? खारवेल का है। हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया। भारतवर्ष शब्द अपने को, ये शब्द कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। ये कौन से राज्य में है भाई हाथी गुफा अभिलेख? ये है उड़ीसा राज्य में। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। उसके बाद में क्या है कि कुछ एक बुकों में 8 पुत्रों की चर्चा की गई है, कुछ एक बुकों में 10 पुत्रों की चर्चा की गई है, और बौद्ध ग्रंथों में भी कितने पुत्रों की चर्चा की गई है? 10 पुत्रों की चर्चा की गई है। बौद्ध ग्रंथों में भी 10 पुत्रों की चर्चा की गई है। यानी महापद्म नंद के कितने पुत्र बताए गए हैं? 10 पुत्र। ठीक है, 10 पुत्र बताए गए हैं। कितने पुत्र? 10 पुत्र। कौन से ग्रंथों में? बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथों में। अब बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 10 पुत्र थे, जिस प्रकार से एक का नाम गगनपाल था, पंडुक था, पांडुगति था, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविशाणक, 10 सिद्धार्थ और केवार्थ और घनानंद, और कुछ एक इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त को भी किसका पुत्र बताया है? महापद्म नंद का ही पुत्र बताया है। ठीक है, तो ये 10 पुत्र है, इसकी चर्चा अपने को बौद्ध ग्रंथों में यहाँ पर मिलती है। तो ध्यान देना एक बार के लिए, पूरे जो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। उसके बाद में चलते हैं आगे। आगे देखिए, आगे है दूसरा शासक है। अब क्या था इन 10 पुत्रों में? अब इन 10 पुत्रों में घनानंद
उस समय पावरफुल था और घनानंद शासक बना। ठीक है, घनानंद कौन बना था? घनानंद बना था। अब क्या था कि यूनानी ग्रंथों के अनुसार, ध्यान देना, यूनानी भाषा के ग्रंथों के अनुसार या यूनानी ग्रंथों के अनुसार अलेक्जेंडर यानी महान शासक सिकंदर, द ग्रेट अलेक्जेंडर, ठीक है, सिकंदर का समकालीन था ये, द ग्रेट अलेक्जेंडर क्या था? सिकंदर महान, सिकंदर महान। विश्व के इतिहास के दौरान हम लोग सिकंदर महान को विस्तृत पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं। तो द ग्रेट अलेक्जेंडर के समकालीन भारतीय शासक कौन था? तो उस समय मगध का शासक कौन था? घनानंद था। कौन था? घनानंद था। कई बार कंपटीशनों में ऐसे क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें, 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सन 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और कौन से भारत पर आक्रमण किया था? पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। कौन से भारत पर? पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया। और जब पश्चिमी भारत पर उसने आक्रमण किया था, उस समय मगध का शासक कौन था? उस समय मगध का शासक घनानंद था। कौन था? घनानंद था, ध्यान देना। उसके बाद में सिकंदर के जाने के बाद, सिकंदर आक्रमण करके यहाँ से चला गया। सिकंदर के जाने के बाद मगध में क्या हुई? अशांति फैल गई, अशांति फैल गई, अव्यवस्थाएं हो गई। और उन अव्यवस्थाओं के कारण ही धीरे धीरे जो मगध की जनता थी, उनका धीरे धीरे क्या हुआ? घनानंद के प्रति विश्वास टूटता गया। और इसी दौर के बीच में क्या था कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में किस कंडीशन में? पाकिस्तान में। इस तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक संस्कृत का विद्वान था, संस्कृत का विद्वान था, जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य भी कह सकते हैं, कौटिल्य, विष्णु, ठीक है। इस घनानंद ने इस चाणक्य, कौटिल्य, विष्णु का क्या किया था? अपमान किया था। दरबार से अपमानित करके इसको निकाल दिया था। तो ये भी एक कारण बना था। किसको अपमानित किया था? चाणक्य को उसने क्या कर दिया था? अपमानित कर दिया था। ये भी एक कारण बना था। और 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ? यानी चाणक्य भी घनानंद का विरोधी हो गया। और 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मगध की गद्दी से हटा दिया और स्वयं क्या हो गया? यहाँ का प्रशासन चलाने लगा। और ये एक नए वंश का उदय हुआ और उस वंश का क्या नाम था? मौर्य वंश था। क्या नाम था? मौर्य वंश था। और मौर्य वंश की पूर्णतः व्याख्या हम मौर्य काल पढ़ेंगे, उसमें करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना कि मगध का अंतिम नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। और प्रथम शासक कौन था? महापद्म नंद। ठीक है।
उसके बाद में चलते हैं आगे। अब देखो, कुछ एक विदेशी आक्रमण हुए थे। उन आक्रमणों में हम बात करेंगे ईरानी आक्रमणों की। कौन से आक्रमणों की? ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण। भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमणों में, भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमणों में ईरानी आक्रमण हुआ था, वह था हखमानी वंश का। यानी भारत पर आक्रमण करने वाला ईरानी आक्रमण प्रथम कौन से वंश का था? हखमानी वंश का था। ठीक है, किस वंश का था? हखमानी वंश का। हखमानी वंश का आक्रमण था। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण था, ईरान की तरफ से हुआ था। ये जो आक्रमण था ये लगभग 517 ईसा पूर्व का आक्रमण है। कब का है? 517 ईसा पूर्व का आक्रमण है। 517 ईसा पूर्व में हखमानी वंश का आक्रमण हुआ था। ये पश्चिमी भारत पर हुआ था। किस भारत पर हुआ था? पश्चिमी भारत पर। यानी भारत में जितने भी थल मार्ग से आक्रमण, विदेशी आक्रमण हुए हैं, वो लगभग पश्चिमी क्षेत्र से ही हुए हैं। किस क्षेत्र से हुए? पश्चिमी क्षेत्र से हुए हैं। ये भी 517 में हखमानी वंश का जो ईरानी आक्रमण था, ये 517 में पश्चिमी क्षेत्र से ही हुआ था। और आक्रमण करने वाला जो व्यक्ति था, वो था दारा प्रथम। कौन था? दारा प्रथम। इसको दरवयु भी कहा जाता है। दरवयु प्रथम। ठीक है, दरवयु प्रथम ने भारत पर क्या किया था? पहला ईरानी आक्रमण किया था। ठीक है, और इस आक्रमण का जो अपने को पता चलता है, वो किससे चलता है कि दारा के 3 अभिलेख हैं। दारा के 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं अपने को, अभिलेख है। उन अभिलेखों से इस ईरानी आक्रमण का पता चलता है। एक तो है बेहिस्तून का अभिलेख, बेहिस्तून का अभिलेख। दूसरा है पर्सियापोलिस या पर्सिपोलिस अभिलेख। पर्सिपोलिस अभिलेख। और तीसरा है नक्शे रुस्तम अभिलेख। नक्शे रुस्तम। यानी भारत में दारा के द्वारा किए गए आक्रमण, या हम कहें भारत में हखमानी वंश के द्वारा, या भारत में कहें 517 ईस्वी में, ईसा पूर्व में ईरान के द्वारा किए गए आक्रमण का वर्णन अपने को किस अभिलेखों से प्राप्त होता है? तो 3 अभिलेख हैं, बेहिस्तून का अभिलेख, पर्सिपोलिस का अभिलेख और नक्शे रुस्तम का अभिलेख। इन अभिलेखों से अपने को पता चलता है कि सिंधु नदी के तटवर्ती भूभाग को किसने अधिकृत कर लिया था? दारा ने अधिकृत कर लिया था, दारा ने अपने अधीन ले लिया था। ठीक है, यानी इन तीनों अभिलेखों से पता चलता है कि दारा ने सिंधु नदी के कौन से क्षेत्र को? तटवर्ती क्षेत्र या सिंधु के इर्द गिर्द का जो भाग था उसको क्या कर लिया था? अपने अधीन कर लिया था। उसमें राज्य करने वाले पहले के जो राजा थे उनको अपने अधीन कर लिया था, उनसे कर वगैरह वसूल करने लग गया था। ठीक है, यहाँ पर एक फिर शब्द आएगा क्षत्रप शासन प्रणाली। क्षत्रप शासन प्रणाली यानी जो पहले कोई राजा शासन कर रहा है और दूसरे राजा ने आक्रमण करके उस राजा को क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया है। और वह राजा, जिस राजा ने आक्रमण किया था, जिसके अधीन हुआ है, ठीक है, जिस राजा ने आक्रमण किया था, जो राजा जिसके अधीन हुआ है,
वह इस प्रकार की प्रणाली थी, उसको ही क्या कहा जाता था, क्षत्रप प्रणाली कहा जाता था। ठीक है, तो दारा के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों का और कौन से क्षेत्र में दारा ने अपने अधीन किए थे, कौन से क्षेत्र को दारा ने अपने अधीन किया था, उनका वर्णन कौन कौन से अभिलेख करते हैं। बेहिस्तून का अभिलेख, पर्सिपोलिस का अभिलेख, नक्शे रुस्तम का अभिलेख है, वो इसका वर्णन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में ईरानी आक्रमण का भारत पर कुछ प्रभाव भी पड़ा था, हिंदुस्तान पर उस काल में कुछ प्रभाव भी पड़ा था। वो प्रभाव कौन से थे, ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव कौन सा पड़ा था। उसका एक तो क्या हुआ कि विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला था, विदेशी व्यापार को क्या मिला था, प्रोत्साहन मिला था, विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। उसके बाद में ख्रोष्टी लिपि का विकास हुआ, एक नई लिपि का विकास हुआ, ख्रोष्टी लिपि का, ख्रोष्टी लिपि का विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद में बात करें अरेमाइक या ग्रीक लिपि का क्या हुआ, विकास हुआ। अरेमाइक या हम कहें ग्रीक लिपि का विकास हुआ। उसके बाद में हम बात करें अभिलेख उत्कीर्ण करने का जो प्रचलन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा या उसको बढ़ावा मिला। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला को बढ़ावा मिला, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अभिलेखों को क्या किया गया, उत्कीर्ण किया गया, लिखा गया उस पर, और क्षत्रप प्रणाली का विकास हुआ, क्षत्रप प्रणाली का विकास हुआ। ध्यान देना, भारत पर 517 ईस्वी में, 517 ईसा पूर्व में अखमानी वंश का आक्रमण हुआ था, जो ईरान की तरफ से होने वाला भारत पर प्रथम आक्रमण था। जो भारत के पश्चिमी भाग पर यह आक्रमण हुआ और किसके द्वारा किया गया था, दारा प्रथम के द्वारा, दरवयू के द्वारा किया गया था। इस आक्रमण का पता अपने को 3 अभिलेखों में मिलता है, बेहिस्तून का अभिलेख, पर्सिपोलिस का अभिलेख, नक्शे रुस्तम का अभिलेख से ऐसा पता चलता है कि भारत पर दारा ने आक्रमण किया था 517 ईसा पूर्व में, और दारा ने सिंधु नदी के इर्द गिर्द के भाग को क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में जो ईरान का आक्रमण भारत पर हुआ था, इसके कुछ एक प्रभाव भी पड़े थे। वो प्रभाव क्या थे कि एक तो विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला था, दूसरा ख्रोष्टी लिपि का विकास हुआ था, तीसरा अरेमाइक या ग्रीक लिपि का विकास हुआ था, क्षत्रप प्रणाली का विकास हुआ था, और क्या हुआ, अभिलेख या शिलालेख, अभिलेख या शिलालेख लिखने, उत्कीर्ण करने की जो कला थी वो अपने को कहाँ से मिली थी, दारा डिमेट्रियस से मिली थी। किससे मिली थी, दारा डिमेट्रियस या दारा प्रथम से ही मिली थी। अशोक ने भी आगे जाके, जब हम महान सम्राट अशोक को पढ़ेंगे, अशोक ने इस कला को ही अपनाया था। और सबसे ज़्यादा अगर भारतीय राजाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसी राजा ने अभिलेख खुदवाए थे भारतीय राजाओं के नाम में, तो वो कौन था, महान सम्राट अशोक था। कौन था, महान सम्राट अशोक था। इसी कला को अशोक ने क्या किया था, अपनाया था। ठीक है, उसके बाद में अगला आक्रमण है यूनानी आक्रमण। अगला आक्रमण है यूनानी आक्रमण।
इसको हम मेसिडोनिया का आक्रमण भी कह सकते हैं, क्योंकि मेसिडोनिया के शासक ने ही भारत पर क्या किया था, इस दौर में आक्रमण किया था। मेसिडोनिया यूनान में पड़ता है, ठीक है। तो यूनानी आक्रमण या मेसिडोनिया का आक्रमण। ठीक है। इस समय जब यूनानी आक्रमण हुआ था, इस काल में मेसिडोनिया का शासक महान सिकंदर था। कौन था? महान सिकंदर। मेसिडोनिया का शासक कौन था? सिकंदर महान। इसको द ग्रेट अलेक्जेंडर भी कहते हैं, द ग्रेट अलेक्जेंडर। ठीक है। मैसिडोनिया का इस समय शासक कौन था? महान सिकंदर था। सिकंदर ने सन 326 ईसा पूर्व में क्या किया? इंपॉर्टेंट डेट है, थोड़ा सा ध्यान देना। 326 ईसा पूर्व में सिंध क्षेत्र को पार कर दिया। सिंध क्षेत्र को पार करके पश्चिमी व उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था, जिसे पश्चिमोत्तर भी कह सकते हैं हम लोग। यानी सिकंदर ने 326 में सिंध क्षेत्र को पार करके, यानी सिंध क्षेत्र सिंधु नदी के का जो भाग है उस क्षेत्र को पार करके, सिंध क्षेत्र को पार करके भारत का जो पश्चिमी और उत्तरी भाग, उत्तर भाग है, उस पे क्या किया? इसका आक्रमण किया था। जब सिकंदर ने 326 में, ध्यान देना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, उस समय तक्षशिला का जो शासक था वो था आभी। तक्षशिला का शासक कौन था? तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी यही है। यहाँ का शासक था जिसका नाम था आभी। अब आभी का सिकंदर के मुकाबले में, सिकंदर महान था, सिकंदर के पास योग्य सेनापति थे और योग्य सेना थी, तो आभी उसके मुकाबले में कहीं कमज़ोर था। तो कंडीशन ये थी कि आभी ने क्या किया? सिकंदर की अधीनता को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। सिकंदर के सामने क्या किया था? आत्मसमर्पण। सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया और सिकंदर का क्या किया? स्वागत किया। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना, महान सिकंदर के सामने सबसे पहले भारत के किस शासक ने आत्मसमर्पण किया था? तो महान सिकंदर के सामने सबसे पहले आभी ने क्या किया था? आत्मसमर्पण किया था। महान सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने वाला आभी कहाँ का शासक था? तक्षशिला का शासक था। कहाँ का शासक था? तक्षशिला का शासक था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय सिकंदर का स्वागत किस भारतीय शासक ने किया था? हिंदुस्तान के किस शासक ने सिकंदर का स्वागत किया था? तो उत्तर क्या रहेगा? आभी ने उसका स्वागत किया था। किसने किया था? आभी ने उसका स्वागत किया था। उसके बाद में देखो 326 ईसा पूर्व में ही, 326 ईसा पूर्व में ही क्या हुआ था?
326 ईसा पूर्व में झेलम का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध। इसी युद्ध का दूसरा नाम हम कहें वितस्ता का युद्ध। वितस्ता का युद्ध। झेलम का अन्य नाम क्या है? वितस्ता। इसी युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पिज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हाइडेस्पिज का युद्ध। हाइडेस्पिज का युद्ध। ठीक है, किसी नाम से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ध्यान देना। झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पिज का युद्ध कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। यह युद्ध दो राजाओं के, इसमें पौरव राजा था, पौरव वंश का राजा था जिसका नाम था पौर्स। क्या नाम था? पौर्स। या हम कहें भारतीय राजा था, उसका क्या नाम था? हाइडेस्पिज का किस भारतीय राजा के साथ युद्ध हुआ था? पौर्स के साथ हुआ था। ठीक है, और उसके सामने किसकी सेना थी? सिकंदर की सेना थी। सिकंदर। पौर्स और सिकंदर के मध्य हाइडेस्पिज का युद्ध, वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? विजय हुई थी पौर्स की। इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? पौर्स की हुई थी। यहाँ पर महान सिकंदर के हारने का जो कारण रहा था वो प्राकृतिक या प्रकृति के द्वारा होने वाली घटनाओं के कारण यहाँ पर सिकंदर महान की क्या हुई थी? हार हुई थी। प्राकृतिक कारण रहे थे। ठीक है, तो विश्व के इतिहास के दौरान इसकी भी विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे ही सिकंदर का इधर का दौर रहेगा आक्रमणों का, उसमें पढ़ेंगे ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में जब सिकंदर, ध्यान देना, जब सिकंदर यहाँ से जा रहा था, यह सिकंदर ने अपना जो प्रशासन था वो किसके हाथ में देके गया था? यानी जिस क्षेत्रों को सिकंदर ने यहाँ जीत लिया था, अपने भारत में जीत लिया था, उस क्षेत्रों को फिलिप नाम का उसका एक सेनापति था। फिलिप नाम का उसका सेनापति था, और उस सेनापति को क्या किया उसने? विजित क्षेत्रों का प्रशासन सौंप के स्वयं भारत से चला गया। स्वयं भारत से क्या किया उसने? जाने का प्लान बना लिया। तो यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में देखो कि सिकंदर ने 2 नगर स्थापित किए थे। सिकंदर ने कितने नगरों की स्थापना की थी? 2 नगरों की स्थापना की थी। ठीक है, 2 नगरों की स्थापना की थी। एक का नाम निकेया था। निकेया। निकेया की स्थापना किसने की थी? सिकंदर ने की थी। क्यों की थी? कि विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में या विजित क्षेत्रों के उपलक्ष्य में सिकंदर ने निकेया नामक नगर की स्थापना की थी। विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में कौन से नगर की? निकेया की। इसे विजयनगर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है। एक दूसरा नगर था जिसका नाम था बुकाफेला। ठीक है, बुकाफेला। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ध्यान देना। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि सिकंदर महान के घोड़े का नाम था। सिकंदर महान के घोड़े का नाम था, तो सिकंदर महान के घोड़े का नाम था वो था बुकाफेला। क्या नाम था? बुकाफेला था। और सिकंदर महान ने अपने घोड़े की याद में कौन सा नगर बसाया था? तो सिकंदर महान ने अपने घोड़े की याद में बुकाफेला नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? बुकाफेला नगर बसाया था। तो ध्यान देना, बुकाफेला यानी घोड़े की याद में। सिकंदर ने अपने घोड़े की याद में, घोड़े की याद में बुकाफेला नगर बसाया था। उसके बाद में हम लोगों ने अभी चर्चा की थी कि सिकंदर जब वापिस जा रहा था तो विजित क्षेत्रों का जो प्रशासन था वो किसको देके गया था? फिलिप को देके गया था। फिलिप को यहाँ का अधिकारी नियुक्त करके गया था। किसको? फिलिप को। ठीक है, फिलिप को सौंप के, अब फिलिप था वो सिकंदर का क्या था? सेनापति था। ठीक है,
उसके बाद में 323 ईसा पूर्व में 326 में आक्रमण किया, ठीक है, और 326 में झेलम का युद्ध हुआ था, और 323 ईसा पूर्व में और सिकंदर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी, ठीक है, सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। कब? 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर सिकंदर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर भी जब यूनानी आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो प्रभाव पड़ा था यूनानी आक्रमणों का यहाँ एक तो क्षत्रप प्रणाली वही थी, जो क्षेत्रों को सिकंदर ने जीता, जीतने के बाद में जो भारतीय राजा थे उन्होंने सिकंदर की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो एक तो क्षत्रप प्रणाली का विकास हुआ, क्षत्रप प्रणाली का विकास हुआ, ठीक है। दूसरा, मुद्रा निर्माण की कला का विकास हुआ, मुद्रा निर्माण की कला का विकास हुआ, ठीक है। और तीसरा, गांधार कला विकसित हुई, गांधार कला विकसित हुई, और जिसकी जो तकनीकी थी, गांधार कला की जो तकनीकी है वो यूनानी थी, ठीक है। तकनीकी किस प्रकार की थी, यूनानी थी। किस प्रकार की तकनीकी थी, यूनानी थी। तो एक बार के लिए दोबारा देख लो, यूनानी आक्रमण है वो मैसिडोनिया का आक्रमण हम इसको कह सकते हैं। ये आक्रमण करने वाला शासक था वो कौन था, सिकंदर महान था, जिसके पास द ग्रेट की क्या थी, पदवी थी, ठीक है, उपाधि थी, ठीक है। अलेक्जेंडर भी किसको कहा जाता है, सिकंदर महान को ही कहा जाता है। 326 में सिकंदर महान ने सिंध को पार करके पश्चिमी और उत्तरी भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। जब उसने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, तब उस दौरान तक्षशिला का शासक कौन था, आभी था। कौन था, आभी था। आभी ने सर्वप्रथम क्या किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था सिकंदर के सामने, और सिकंदर का क्या किया था, स्वागत भी किया था, ठीक है। 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, झेलम का युद्ध हुआ था, वितिस्ता भी कह सकते हैं, और हाइडेस्पीच का युद्ध भी इसको हमें कह सकते हैं। झेलम का युद्ध पौरव वंश के शासक पॉर्स और सिकंदर के बीच, यूनानी शासक सिकंदर के बीच हुआ था। इस युद्ध में या झेलम के युद्ध में या वितिस्ता के युद्ध में या बात करें हाइडेस्पीच के युद्ध में, विजय है वो किसकी हुई थी, पॉर्स की हुई थी। किसकी हुई थी, पॉर्स की हुई थी। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी, एक का नाम निकेया था जो विजय के उपलक्ष्य में, और दूसरे का नाम बुकापेला, क्योंकि सिकंदर के घोड़े का नाम ही क्या था, बुकापेला था। और बुकापेला की याद में, अपने घोड़े की याद में, और एक नगर का ही नाम सिकंदर ने क्या कर दिया था, बुकापेला कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में जब सिकंदर वापिस जा रहा था तो भारत में विजित क्षेत्रों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर भारत से वो चला गया था। 323 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जब यूनान ने भारत पर आक्रमण किए तो यूनान के आक्रमणों का जो भारत पर प्रभाव पड़ा था वो प्रभाव थे क्षत्रप प्रणाली का विकास होना, मुद्रा निर्माण की कला का विकास होना, और गांधार कला का विकास होना, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग आज इस पॉइंट को यहीं पर स्टॉपेज या समाप्त करते हैं। अगला पॉइंट अपना जैन धर्म या बौद्ध धर्म में से कोई एक रहेगा। और जिस किसी स्टूडेंट को जो स्टूडेंट अभी नया आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और हमारे द्वारा जो कंटेंट आपके लिए तैयार किया जाता है वो एक से बढ़कर एक होगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।